बस क्या हो रहा था आप लोगों को? इन लोगों ने फैराडेस लॉ पढ़ा था। मसला हो गया था। डेल्टा इज इक्वल टू जेड इनटू क्यू। जेड वाज मीटर इलेक्ट्रोकेमिकल लिक्विड फॉर्म का क्या था? नहीं यार, क्यों बोल रहा है तू? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड? इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे कांस्टेंट था ना, लिखा हुआ है कॉपी में सामने। बोलो हाँ या ना? व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? मॉलिक्यूलर वेट बाय, ठीक है। लिखेंगे टॉपिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू फैराडेस लॉ। क्वेश्चंस रिलेटेड टू फैराडेस लॉ। क्वेश्चन रिलेटेड टू फैराडेस लॉ। क्वेश्चन रिलेटेड टू फैराडेस लॉ। देखो यार, मैंने उस दिन आपको कहा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन फैराड। क्या मीनिंग था बोलो यार? चार्ज ऑन, बोलो सभी कोई। वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन? 96500 कूलम। 96500 कूलम। This was the charge on Faraday law. ठीक है। अब देखो यार, इसमें अगर मान के चलो कोई मेटल है, ठीक ना, उसमें मान के चलो कोई पॉजिटिव एन चार्ज है, मतलब मान के चलो वन है, पॉजिटिव वन ऐसे करके मान लो। जैसे सोडियम प्लस है, मैग्नीशियम प्लस टू है, एल्यूमिनियम प्लस थ्री है, ये सारे चार्जेस प्रेजेंट है। अगर किसी पे वन चार्ज है, इनका वैल्यू वन टू थ्री फोर कुछ भी हो सकता है। वन टू, वन है यहाँ पे, टू है यहाँ पे, क्या है, थ्री है। तो इनका वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, जल्दी बोलो। वन टू थ्री डॉट डॉट डॉट, ज्यादा दूर तक हम नहीं जा सकते। ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी क्या है ना, किसी भी इन्फिनिटी चार्ज नहीं हो सकता। तीन ही चार्ज हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स, ज्यादा कहीं कहीं फोर देखा गया है। सब नहीं हो सकता ऑक्सीडेशन स्टेट्स में। वन टू थ्री फोर पॉसिबल। मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, देखो यार। तो मैंने ये कह रहा था ना कि अगर मैं किसी इलेक्ट्रोलाइट से मेटल को उठा के अगर इलेक्ट्रोड पे रख दूं, ये तभी पॉसिबल है जब वो खुद ब खुद न्यूट्रलाइज हो, तभी तो हो सकता है। मतलब वो आयन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोड पे जाके चिपकेगा, और इलेक्ट्रोड पे चिपकेगा तभी तो जाके वो न्यूट्रलाइज होगा। तो न्यूट्रलाइज होने के लिए पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए हमें? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स लिए, अगर उसके पास n पॉजिटिव चार्ज है, उसको n नेगेटिव चार्ज भी चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिलकर क्या बना दोगे, जल्दी बताइए? मेटल सॉलिड बना दोगे, जो कि न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलिए यहाँ से? न्यूट्रल। ठीक है। तो जो ये पॉजिटिव एन चार्ज है, पॉजिटिव एन तो नेगेटिव चार्ज हो गए, तो प्लस और माइनस मिलके न्यूट्रल नहीं हो जाएगा क्या? और ऐसी बात है, अगर ये न्यूट्रल चार्ज हो जाएगा, तो अगर ऐसे मुझे वन मोल ऑफ मेटल्स मिल जाता, कितना मोल मिल जाता? वन मोल। तो इसके अंदर वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी चाहिए होता। वन मोल ऑफ क्या चाहिए था? इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय एन। बोला गया ना, कैसे कैसे सुनना सारे बच्चे। प्लस एन चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए माइनस एन चार्ज चाहिए था। ये क्या माइनस मिलके क्या सॉलिड में फॉर्मेशन कर रहे हैं? बोलो हाँ, कोई दिक्कत कोई नहीं लगती। अगर मुझे ऐसे ऐसा एक मूल सैंपल नहीं है, तो हर एक मूल के हर एक आयन के ऊपर एन चार्ज होंगे। बताइए, ऐसे वन मूल इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? एन। तो बताइए यहाँ से मुझे कितना चार्ज टोटल चाहिए होगा, तो हम बोलेंगे मुझे एन फराड चार्ज चाहिए। कितना फराड चार्ज चाहिए, जल्दी बताओ? एन फराड चार्ज चाहिए। एन फराड का मतलब एक फराड का कितना होता है, जल्दी बोलो? 96500 कूलम। तो एन फराड का कितना हो जाता है? एन इंटू वन फराड। एन इंटू कितना फराड? वन फराड। वेरी गुड। तो एन इंटू क्या हो जाएगा, बोलेंगे इसे? 96500 कूलम। एज सिंपल एज इजी। बोलो हाँ या नहीं? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? सिमिलरली, अगर एक आयन के लिए n इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो एक मोल के लिए कितना चाहिए बताइए यहाँ से?
1 मोल आयन के लिए कितना चाहिए? सीधी बात है। n फराड ऑफ चार्ज, n इनटू कितना फराड हो जाएगा? 1 फराड। n इनटू कितना कूलम हो जाएगा? 96500 कूलम। या फिर इसको चाहो तो बच्चा NF लिख दो। क्या लिख दो इसको? NF। ठीक है? अब चलिए एग्जाम्पल करते हैं। अगर मुझे एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम प्लस आ गया, कितना आ गया? सोडियम प्लस। और एक सोडियम आयन पे कितना पॉजिटिव चार्ज है? एक पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे ऐसे लिया जाए 1 मोल ऑफ यानी प्लस आयन अगर आ जाए, बोलो हाँ या ना, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उतना ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो क्या मैं कह दूंगा 1 फराड इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा? बोलो यार हाँ या ना। एन के लिए अगर एन लग रहा है तो 1 के लिए क्या लगेगा? 1। सीधा ये कंफ्यूजन नहीं करना। यस और नो आया समझ में? नेक्स्ट बोलिएगा। इधर मुझे यहाँ पे mg प्लस 2 दे देता, क्या देगा? बोलो प्लस 2। इसका वन mg प्लस 2 आयन अगर हम ले लेंगे तो बताओ यहाँ से कितना लग जाएगा? बोलो यहाँ से 2 फैराड। अरे बोलो कितना फैराड? 2। अरे एक लीटर नहीं लगेगा क्या? क्योंकि यही तो सीख रहे हैं, n मल्टीप्लाइड बाय 1 फराड। n कैंसिल तो n इंटू 1 फराड तो 2 है, तो 2 इंटू 1 फराड नहीं होगा क्या? आया समझ में क्या कर रहे हो? तो इसको ऐसे लिख सकती है ना, मल्टीप्लाइड बाय कितना फराड? जल्दी बताइए। 1 फराड तो कितना फैराड हो जाएगा? 2 फैराड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? ऐसे इसको आप चाहे तो क्या लिख देंगे यहाँ से 1f, और इसको हम लोग क्या लिख देंगे बताइए? 2f। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? एग्जाम्पल नंबर अगर हम 3 में आ जाते हैं तो क्या लिखेंगे? Al प्लस 3 अगर ले लिया जाए तो 1 मोल ऑफ, वेरी गुड। Al प्लस 3 आयन अगर चाहिए तो कितना हो जाएगा? बोलो सीधी बात, 3 फैराड डायरेक्टली। बोलो सिंपल, जितना चार्ज है उतना फैराड चाहिए। कुछ मेथड है ये सोचने के लिए, ठीक है? वैसे ही अप्लाई करके न्यूट्रलाइज करते थे। होता क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड, कर क्या रहा है? फराडेज लॉ डेवलप क्यों हुआ? इससे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और सॉरी इससे पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होना क्या है भैया? यहाँ से आयन आ रहे हैं, ठीक है? वो आयन आके इसके सरफेस पे न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, हाँ या ना? नहीं हो रहा है ना? न्यूट्रलाइज होने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए ना? कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो उससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में क्वालिटेटिव एनालिसिस किया। ये पता किया कि कौन सा आयन किस इलेक्ट्रॉन पे माइग्रेट करके जा रहा है और कितना इलेक्ट्रॉन्स लगेगा। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? तो यहाँ पे आपको एन इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो एन फैराड का रिक्वायरमेंट हो गया। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? चलिए चलिए, कंसेप्ट क्लियर है यहाँ से? तो चलिए उसी तरीके से आप बताना। एग्जाम्पल लेते हैं, आप ही बोलिएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी आपके। अगर मैं आपसे कहता एक रिएक्शन दे रखा है ऐसे करके, Cu प्लस 2 वो इलेक्ट्रॉन लेके Cu सॉलिड बना रहा है, ठीक ना? ऐसे करके मान लो एग्जाम्पल 1 2 3 4 कर लेते हैं। 4। तो बताओ इसमें कितने फैराड चार्जेस चाहिए होंगे? बोलो कितने फैराड चाहिए होंगे? 2 फैराड। अगर मैं 1 मोल ऑफ Cu प्लस 2 आयन ले लूं तो कितना फैराड चाहिए होगा? 2 फैराड। डायरेक्ट आंसर हो गया। बोलो हाँ या ना? कूलम में दे रखा है तो एक फैराड का मतलब कितने कूलम से? 6500 कूलम से, है ना? इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 0 2 पंचे 10, एक हाथ में 12, एक 13, एक हाथ में एक 19 कूलम में जरूर। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं हम। MnO4 माइनस अगर कन्वर्ट हो रहा है Mn प्लस 2 में, ठीक है? MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है? Mn प्लस 2 में। तो पहले आप देखो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। तुम्हें लग रहा है? पहले मैग्नीज का आपको चार्ज निकालना पड़ेगा इस साइड। कैसे निकालेंगे आप? जिसपे चार्ज निकालना है उसको क्या मान लो? x। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है बोलो? तो होता है क्या? ऐसे ऐसे कितना है बोलो? 4। तो -2 इंटू 4 ओवरऑल चार्ज कितना है बोलो? -1। तो x -8 इज इक्वल टू -1, x का वैल्यू +7। बोलो आया नहीं आया? +7 था और उधर जाके क्या हो गया? +2। क्या या बरा? से घटा। वेरी गुड। 5 से घटा क्या? कितना? 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? बोलो हाँ या ना? तो एक मान में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 में कितने चाहिए होंगे? जितना रिक्वायरमेंट यहाँ 2 तो 2, 5 तो 5। अरे बोलो हाँ या नहीं? तो 1 मोल ऑफ अगर MnO4 माइनस दे दे बच्चा तो क्या लिखेंगे? बोलो यहाँ से 5 फैराड। क्या लिखेंगे? बोलो यहाँ से 5 फैराड।
और 1 फैराड में कितना होता है जल्दी बोलो? 96500 कूलम, 0 25 2 हाथ में, 6 पंचे 30, 2 32 3 हाथ में, और ये 48 कूलम है। क्या सभी को समझ में आए कैसे करना? तो सिंपल एज दैट। क्या इजी हो रही है, कितना आसान तो है। लॉजिकली सोचिए, इधर देखिए, इधर देखो, इधर 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 इधर। 10 है तो 1 है तो 2 है तो 3 है तो 3। जितने का इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, 5 रिक्वायर्ड हुआ तो 5, 2 रिक्वायर्ड हुआ तो 2। ऐसे इजी क्या होगा? टू अंडरस्टैंड, जितना कन्वर्जन में इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है एक रिएक्शन के लिए, उतना ही को 5f कर दो, आंसर आ जाता है। समझ में आई बात है? ये वाला क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं आपके पेपर्स के अंदर। ठीक है, फराड वाला चलिए कीजिए, कैटेगरी नंबर 1 है इसका, कॉपी करो। यार थोड़ा मुझे अटेंडेंस का एनालिसिस लेना था यार, क्या प्रॉब्लम चल रहा है क्लास के अंदर? प्लीज छिपाना मत। ये क्या इश्यूज हो रहे हैं, ये गायब क्यों हैं लोग? तो आप बताइए मैडम, ये आपके बैचमेट्स कहाँ है बायो वाले? हाँ, कौन सा एग्जाम है? तो आप लोग का एग्जाम नहीं है? हम लोग का एग्जाम नहीं चल रहा? परीक्षा चल रहा है अब? वैसे 21 से 30 के बीच में चलता है ना? तब एग्जाम नहीं चल रहा स्कूल में? अच्छा, ये दोनों बच्चे हैं। बायो का सर मैम खोल रखी है क्या अभी बस? नहीं खोल रखी है, बंद है, क्लोज है? अच्छा, ठीक है। ठीक है यार, बोलो दे विल गोइंग टू कंटिन्यू ना क्लासेस, ऐसे क्यों कर रहे हैं वो लोग फर्स्ट आवर में? पहले क्लास में कौन गायब है? वो आपकी एक फ्रेंड कंटिन्यूअसली गायब ही रहती है, क्या रीजन है? और आप लोग का भी क्या रीजन है मिस सलोनी? आप तो कंटिन्यूअस इधर हो गई हैं एकदम, बार बार गायब रहते हो बिना बोले। आपका अरीबा क्या इश्यूज है भाई? वो आप तो आते हो, मतलब कि आपकी फ्रेंड क्यों नहीं आ रही? हाँ? फोन करके प्लीज इन्फॉर्म कीजिए, ऐसे बच्चे गायब भी रहेंगे तो फिर कैसे होगा सिलेबस? फिर आके बोलेंगे मेरे को चीजें स्टक हो रही हैं। इधर कौन गायब है आपकी सीट से? वैष्णवी। अच्छा, और आपकी सीट से? हाँ? निधि गायब है? निधि कौन निधि भाई? अच्छा निधि, सॉरी 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 फॉर दैट, आई वाज जस्ट कंफ्यूज। फोन करके पूछ लेना उससे, वो भी गायब है। वॉइस से क्या इशू है, क्यों नहीं आया? हाँ, बात नहीं हुआ आपसे? और कौन नहीं आया सीट पे? प्रियांशु, और वहाँ प्रियांशु बाहर गया हुआ। आपका, आपकी सीट पे और कोई है क्या? नीतीश? हरीश है? हरीश तो, और आपकी सीट में ऋषभ बैठता है, ऋषभ का तो मैसेज आया था। आपकी सीट पे कौन कौन रहता है? नीतीश और अंशु, ये दोनों गायब। सुशांत भी रहता है। अच्छा, गायब क्या, आज फोन करके पता कीजिएगा थोड़ा, ठीक ना? और आपकी सीट पे और भी कोई है क्या? कोलंबो? वही नहीं बैठता है बस? ठीक। फोन करके इन्फॉर्म देम कि प्लीज कंटिन्यू देयर क्लासेस, चलो करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए लिखिएगा सभी कोई। नेक्स्ट। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड in terms of farad, how much electricity is required in terms of farad। अच्छा, एक मिनट, इस चीज का एक स्पेसिफिकेशन सुन लीजिए। But when electricity comes in the question of Faraday's law, please consider it to not to be the current। अगर आपसे इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का जिक्र किया हुआ है सवाल के अंदर, तो आप कहीं से भी उसे करंट नहीं कंसीडर करेंगे। इसलिए इन टर्म्स ऑफ फैराड मैंने स्पेसिफाई किया है आपको। अगर ना लिखा रहे तो आंसर फैराड में ही लाना है। इलेक्ट्रिसिटी सुन के एम्पियर मत कर लीजिएगा कहीं फिजिक्स वाला। समझ में आई बात है यहाँ पे? तो आपको एम्पियर कंसिडरेशंस नहीं लेने हैं, आपको क्या चीज में लाना है? फैराड में। तो इन टर्म्स ऑफ फैराड मैंने आपको लिखा दिया है, नहीं लिखाता है कभी कभी, ठीक है? लिखा रहता है डायरेक्टली हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। समझ में आई बात है? चलो, ठीक है। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड in terms of Farad in order to produce in order to produce in order to produce 13.5 gram of in order to produce 13.5 gram of in order to produce 13.5 gram of aluminium 13.5 gram of aluminium from AlCl3 from AlCl3 from AlCl3 from AlCl3 from AlCl3। now look here बच्चों, देखो यार काफी आसान क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से बनते हैं। यूनिटरी का मतलब होता है, बहुत सिंपल केस बता रहा हूँ। यूनिटरी का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर 10 टोकरी में 10 आम है, तो 100 टोकरी में कितने आम होंगे? 10 में 10 है तो 100 में 10, 10 में 10, सॉरी क्या बोले मैंने? 10 में 10 है, एक में 10 है, 10 में 10 है, एक में 10 है। तो अगर हमारी ऐसा बोल लेता हूँ, सुनो, 10 में 10 है तो 50 में कितने होंगे? तो 10 में 10 है मतलब हर एक टोकरी में एक आम है, 50 में कितने होंगे? 50। तो उसी को कहते हैं यूनिटरी मेथड। कौन सा मेथड? यूनिटरी। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहली बात प्लीज स्पेसिफिकेशन को समझिए, कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, एम्पियर में आंसर कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का कहीं से मतलब नहीं होता एम्पियर, और वो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हुआ है, करंट नहीं हुआ है। पहले ये भी समझिए तो सही। अगर शायद आपसे करंट पूछा होता तो आप एम्पियर में आंसर निकालते। आपसे तो इलेक्ट्रिसिटी पूछा है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चार्ज का भी जिक्र हुआ है और उसका करंट का भी जिक्र हुआ है, और जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो करंट है, ना कि वो इलेक्ट्रिसिटी है। चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी है और उसके अंदर जो फैक्टर आता है उसको करंट कहते हैं, तो अलग बातें होगी ना। इसलिए आंसर हमेशा फैराड में ही होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। आपसे कहा AlCl3, AlCl3 को अगर हम स्प्लिट करें तो कैसे ब्रेक होगा, जल्दी बोलो यहाँ से। Al+3 और क्या चीज बोले हैं? 3Cl-। ठीक है, यहाँ से तो Al+3 है, बोलो हाँ या ना? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बोलो? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चीज का फॉर्मेशन कर देगा बोलो? एल्यूमिनियम सॉलिड का। +3 में 3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे और किसका फॉर्मेशन होगा? एल्यूमिनियम का। तो ऑब्वियस सी बात है, तो इसमें कितने फेरड इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हो जाएंगे बोलो? एल्यूमिनियम के 1 मोल में, इसे भी लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा बोलो खुद ही? 3 इलेक्ट्रॉन तो कितना हो जाएगा बोलो? 3 फेरड। वेरी गुड। कितना फेरड एल्यूमिनियम? तो 3 फेरड। 3F हो जाएगा। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, अच्छा चलो, 1 मोल एल्यूमिनियम का कितना वजन होता है? 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम का कितना वजन होता है?
आप जो 20 एटॉमिक मास सुने हो ना, ऐसे लिखते हो ना, 13 से लेके 27, तो आप देखो लिख देते हो फ्लो फ्लो में 27 ग्राम, ले देते हो ना। 27 ग्राम का एल्यूमिनियम थोड़ी होता है। 27 ग्राम एल्यूमिनियम मार्केट में तोलवाया जा सकता है, थोड़ा स्पेसिफिकेशन समझिए। आप 27 ग्राम की मार्केट में जाके बोलो तौलने, तौल देगा। और ये जो आप 27 लिखते हैं, 27 ग्राम थोड़ी है, ये 27 यू होता है। ये एक एटम एल्यूमिनियम का मास है। कितने एटम का मास है? एक एटम। ये 1 मोल एटम का मास है। ये कितने का मास है पता है? 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 एटम्स का मास है। और ये एक एटम का मास है। फर्क समझ में आया? ये आप रियल लाइफ में देख सकते हो, उसको पता भी नहीं चलेगा कि रियल लाइफ में है या नहीं है। एल्यूमिनियम के एटम को देखना पॉसिबल नहीं है। 27 ग्राम एल्यूमिनियम को देखना पॉसिबल है? हाँ है। हम जो भी चर्चा करते हैं वो 1 मोल का चर्चा करते हैं, ठीक है? अब चलिए बताइएगा सारे बच्चे। 27 ग्राम, 1 मोल का मतलब कितना हो गया जल्दी बताइए? 27 ग्राम। तो 27 ग्राम ऑफ Al+3 बोलो, आया नहीं आया? का वजन कितना हो जाएगा? 3 फेरेट। तो कितना ग्राम चाहिए आपको बोलेंगे सर? 13.5 ग्राम। कितना ग्राम चाहिए जल्दी बताइए? 13.5। तो यहाँ से 1 ग्राम का कितना हो जाएगा बोलो सब कोई? बोलो बोलो सारे बच्चे। 3F/27। वेरी गुड। तो 13.5 कर देंगे क्या? तो 13.5 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो 3F बाय क्या हो जाएगा बोलो? 27 मल्टीप्लाइड बाय 13.5। कितने से कैंसिल आउट हो जाएगा? 2 से। 3 बिना 2 कितना होता है? 1.5 फैराड। अरे आया नहीं आया? 27 से करेंगे 13.5, ये 2 और में नहीं कैंसिल करेगा? और ये 3/2 कितना हो जाएगा? 1.5। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर बोलो सब कोई? 1.5 फैराड। आपसे आंसर फैराड में पूछा तो फैराड में रहने देना, कोई नहीं बताना। क्या सबको समझ में आया कैसे हुआ? कैसे देखना? AlCl3 को ब्रेक किया तो कैसे ब्रेक हुआ बोलिए? Al+3 और 3Cl-। तो एक एल्यूमिनियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल को कितने चाहिए होंगे? 3 फैराड। तो बता 1 मोल का मास कितना ग्राम? 27 ग्राम का मास कितना? 3F। तो 1 ग्राम का मास 3F/27। 13.5 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। इसी को तो यूनिटरी मेथड कहा जाता है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? नेक्स्ट सवाल लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? कौन सा क्वेश्चन है? 6th है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिएगा हाउ मेनी coulombs of charge is required? How many coulombs of charge is required? How many coulombs of charge is required? How many coulombs of charge is required? Charge is required to convert to convert to convert 12.3 gram of to convert 12.3 gram of nitrobenzene into aniline. 12.5 gram 12.3 gram of nitrobenzene into aniline. Nitrobenzene into aniline. नाइट्रोबेंजीन इंटू एनिलीन। और रिएक्शन दे रखा है आपको। चलिए, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला याद है? बताओ। कैन आई से PHNO2, फिनाइल ग्रुप, और इसके साथ ये लगा दो, ठीक है? लिखो PHNO2 प्लस 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन gives PHNS2। PHNS2 प्लस S2O। प्लस S2O। ओके, नो। बताओ यहाँ से ये NO2 है क्या? NO2 को क्या कहते हैं बोलो सारे बच्चे? इस कॉल एज अ नाइट्रोबेंजीन, यही लिखा है ना? और याद करो यार, एनिलीन इसी को कहते हैं। फिगर मैंने बनाया था आप लोगों को, याद आ रहा है कुछ? डायजोटाइजेशन, डायजोनियम सोल्ट पढ़ाया था क्या? इसमें एनिलीन का इस्तेमाल हुआ है क्या? तो ये आपके एनिलीन कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है बोलो सभी को?
अगर 6 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज हो जाएगा बोलो, अभी बोला था 6 फैराड। तो क्या मैं कह सकता हूँ 1 मोल ऑफ PHNO2 रिक्वायर्ड 6। सिंपल। अब PHNO2 का आपको मास आना चाहिए, कितना मास होता है 1 मोल बोलो कि इसका मास। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा C6H5NO2 बोलो हाँ या ना। फिनाइल की जगह हम लोग C6H5 लिख सकते हैं क्या। कार्बन का मास कितना होता है बोलो सभी कोई। कार्बन का मास कितना होता है 12। तो 12 × 6 प्लस 1 × 5। नाइट्रोजन का कितना होता है 14 और 16 × 2 बोलो हाँ या ना। और चलो ऐड कर लेते हैं इसको। परचक 72, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ 14 होगा, वो कितना हो जाएगा 32 प्लस 14 42 नहीं हो जाएगा। 6 5 11 2 13 123 ग्राम बोलो हाँ या ना। बढ़ जाने से बोलो हाँ से 123 ग्राम। तो एक मोल का मास अभी सिखाया था तुमको, ग्राम में जो लिखते हो देखो यार, आप जो मासेस लिखते हैं ना, तो मासेस लिखने का थोड़ा यूनिट और प्रक्रिया समझिए। आप अगर देखो, अगर मास लिखते हो तुम PHNO2 का मास, देखो अगर तुम इसका मॉलिक्यूल का मास लिखते हो, तो केमिस्ट्री को मान के चलो कल के दिन आपको कोई स्पेसिफिकेशंस करना पड़ा, या मान के चलो फील्ड के अंदर इंजीनियरिंग या फिर अपने मेडिकल फील्ड के अंदर तुम कोई अपने लेटे सपोज तुम जनरल को यूज कर रहे हो, या फिर ऐसा मानो कि तुमने कोई स्टडी करी और तुमने थीसिस अपनी डाली। थीसिस का मतलब होता है व्हाट आइडिया दैट यू हैव ड्रॉन, उससे आपने अपनी थ्योरीज डाली। तो अगर इसके मासेस तुम लिखने जाओगे तो देखो पीएच का मास आप क्या लिखेंगे, इट्स 123 यू, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। और अगर मैं इसको लिखता हूँ 123 ग्राम, तो नीचे मुझे मोल लगाना नेसेसरी होता है। ये आप गलती करते हैं, अगर केवल ग्राम लिखते हैं ना आप, वो कंप्लीट नहीं, वही बोला ना व्हेन यू आर राइटिंग द थीसिस, तो वहां पे आपको पता भी होना चाहिए आप लिख क्या रहे हैं। जब आप यू लिखते हो तो आप एक मॉलिक्यूल को इंडिकेट कर रहे हो, ग्राम लिख रहे हैं तो एक मोल को इंडिकेट कर रहे हैं। एक मोल का मतलब 6 × 10⁻23 डेटा होता है, और ये बहुत ह्यूज डेटा है जिसको एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे ये बातें ध्यान में रखिएगा। तो आप बताइए यहाँ से नाइट्रोबेंजीन 1 मोल PHNO2 लिखा आपने, 1 मोल का मास कितना हो जाएगा बोलो, 123 ग्राम ऑफ क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से PHNO2 कितने के बराबर है 6 फैराड। तो एक, तो मुझे क्या पता करना है, चार्ज ही पता करना है ना। तो बताओ यहाँ से 1 ग्राम में कितना हो जाएगा बोल रहे हैं यहाँ से PHNO2 6 फैराड बाय 123 हो जाएगा क्या। तो 12.3 के लिए दोनों साइड 12.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। PHNO2 बोलो हाँ या ना। तो ये 6 फैराड बाय क्या हो जाएगा 123 मल्टीप्लाइड बाय 12.3, ये 10 से चला गया, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाएगा बोलो यहाँ से 0.6 फैराड। और 0.6 फराड आपको आ गया आंसर। अगर आपको क्लिक पे लाना है तो अभी बताया था आपको 96500 कुल। डेसिमल उड़ाइए आंसर लेके आइए। ये 0 हो जाएगा, 6 पंते 30 हो जाएगा, 36 3 हाथ में आ जाएगा, 3457। आया नहीं आया, कैसे डील किया सवाल को समझ में आया। बस आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने बताया दोनों सम्स में कोई दिक्कत कोई आपत्ति किसी को, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपके नीट में पूछा हुआ है एज इट इज, दिस फ्रॉम एनसीईआरटी। मैंने समझ में है कैसे है, इज इट ओके। बहुत सिंपल डेटा, अगर दिमाग में बहुत क्लैरिटी लेके जाओगे तो आंसर आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है उतना फैराड आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई आपत्ति, चलिए कॉपी कर लेंगे क्वेश्चंस को।
हो गया सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन। On passing a current of 6 ampere for 965 seconds. On passing a current on passing a current on passing a current of 6 ampere for 965 seconds. On passing a current of 6 ampere for 965 seconds. 6 ampere for 965 seconds. For 965 seconds. 965 seconds. Through acidated water. Through acidated water. Acidated water. Acidated water. 0.56 liter of H2 gas was collected. 0.56 liter of H2 gas was collected. H2 gas was collected. Was collected. Collected at cathode. Collected at cathode. Cathode. Find the electricity required. Required. Find the electricity required. Find the electricity required. चलो देखो देखिए डेटा दे रखा है पहले देखो क्या एम्पियर करंट है बोलो 6 एम्पियर करंट है 2 सेकंड के लिए बोलो 5 सेकंड्स के लिए 965 ठीक है हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था क्या लिखा था बोलो n मल्टीप्लाइड बाय nf याद आया आई टी बाय कैपिटल एफ लिखा था क्या n इंटू एन फैक्टर इंटू आई टी बाय एफ स्मॉल n का मतलब बताओ तो प्लीज मोल्स n इज द नंबर ऑफ मोल्स nf क्या है nf क्या है इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड इसको n फैक्टर क्या कहते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड आई टी बाय क्या चाहिए बोलो आई टी बाय क्या चीज एफ आई फॉर करंट टी फॉर टाइम एफ फॉर फैराडे मतलब क्या है यहाँ पे समझना बात को पहले ये क्लियर है सभी को तो एन कैसे निकालेंगे भैया नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले सवाल ये आता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है बच्चा गिवन मास बाय मोलर मास आप पूरे चैप्टर को पलट के देख लो सॉरी पूरे सवाल को पलट के देख लो कहीं गिवन मास है ही नहीं मोलर मास तो ठीक है चलो निकाल लेंगे हाइड्रोजन गैस का चर्चा चल रहा है गिवन मास है क्या नहीं बट एक फॉर्मूला हो रहता है गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर बोलो हाँ या ना ये भी किसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का अब बताओ कितना गिवन वॉल्यूम है बोलो और ये कितना है बोलो 22.4 तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से 0.56 बाय 22.4 ये 10 है और ये क्या है बोलो 100 गया क्या ये कितने बार में जाएगा 4 बार में तो 1 बटा क्या हो जाएगा 40 तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 1/40
ठीक है, तो बताओ ये n का वैल्यू 1/40 आ गया। अब n फैक्टर कैसे निकालेंगे? H प्लस को मुझे हाइड्रोजन गैस बनाई, ये काम हम लोगों ने बहुत सारा किया। ठीक है, तो इसे इलेक्ट्रॉन मिला था एक, तो बताओ पूरा हो जाएगा क्या बैलेंसिंग? नहीं, क्या करेंगे बोलो? यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलो हाँ या ना। अब ये काम क्यों कर रहे हैं? सवाल में क्या बोल रहा है? इतना गैस कलेक्ट हुआ किस पे? कैथोड पर, हाँ या ना? तो इतना गैस अगर कलेक्ट हुआ बच्चे, तो कलेक्शन कैसे करेंगे हम गैस का? इसी तरीके से ना। याद करो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन लिख रहे थे, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, रिडक्शन ही तो करा रही, तभी तो हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया, और जितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा उसी को कौन सा फैक्टर क्या देते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स भी आ गया, एन फैक्टर भी आ गया। करंट कितना है बोलो? टाइम कितना है बोलो? फराडे पता है, तो साला निकालना क्या है फिर? जब सब कुछ रख ही दोगे, फराडे कैसे निकालेंगे? फराडे तो फिक्स है बच्चा, फराडे ऐसे तो नहीं निकालेंगे। हाँ, तुझे फराडे में आंसर आना है, मेरी बात समझिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ठीक ना? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड लिखा है ना, अभी मैंने बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम बताया था। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चार्ज भी आता है और करंट भी आता है। अरे बोलो हाँ या ना? तो यहाँ पे जो आपको क्या चीज का रिक्वायरमेंट है बोलो? करंट का, और उसमें क्या चीज का रिक्वायरमेंट था? चार्ज का। अब आया समझ में? तो इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग दोनों हो सकता है, वहां पे चार्ज रिक्वायर्ड था और यहाँ पे करंट। वहां पे बोले तो इन टर्म्स ऑफ फैराडे इसलिए लिखा हुआ था, तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको? करंट। और ऐसा चाहे तो एग्जामिनर इसको और करंट रिक्वायर्ड आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो बच्चे एक बात बताओ यार, एन पुट ही कर दोगे, एन एफ रख ही दोगे, आई रख ही दोगे, टी रख दोगे, एफ रख दोगे, निकालना क्या है भाई तुम्हें? समझ में आई बातें? करंट ही निकालना था इस क्वेश्चन की। हाँ तो मैं बताता हूँ आगे, इसमें क्वेश्चन में ऐड करो। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ करंट। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ करंट, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और लिखेगा, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ करंट। 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 ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ करंट आपसे पूछा गया है। एफिशिएंसी ऑफ करंट, तो एन का वैल्यू बताओ क्या रखे? स्मॉल एन का बोलो। 1/40। एन एफ का क्या वैल्यू रखे? 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, करंट हमको निकालना है। अब टाइम कितना है बोलो? और फराड का वैल्यू कितना होता है? आया नहीं आया? बताओ, कुछ कैंसिल आउट होगा क्या? यस, चला जाएगा। 0 से 0 कितने बार में? कितने बार में हो जाएगा? तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 का वैल्यू किसके बराबर? I/5। और आई का वैल्यू किसके बराबर? आई का वैल्यू कितने के बराबर जल्दी बताओ? 5 एम्पियर के बराबर। आया समझ में? तो बताओ कितना करंट आया बोलो? 5 एम्पियर। यहाँ कितना था? बड़ा मीनिंग समझ में, थोड़ा फील करना बात को, यहाँ तक क्लियर है? अब सोचो कि 5 एम्पियर करंट है, हम नेक्स्ट टॉपिक पे ऐसे ही बढ़ते हैं, और यहाँ पे 6 एम्पियर है। मीनिंग क्या है इसका? सुनो, इसीलिए आपसे टर्म में एफिशिएंसी पूछ लिया। आपको 6 एम्पियर का करंट दिया एक रिएक्शन को करने के लिए। ऐसा मानो तुमने अपने गाड़ी में 6 लीटर का पेट्रोल भराया है, ठीक है? और कंपनी क्लेम कर रही है हर एक 6 लीटर के जलने के बाद गाड़ी आपकी 1 किलोमीटर चलेगी। कितना चलेगी बताइए? 1 किलोमीटर। ठीक है, बट आप देखते हो क्या कि गाड़ी को चलने में, सॉरी, कंपनी क्लेम करती है ऐसा मानो कि 5 लीटर जलने के बाद गाड़ी 1 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। कितना? 5 लीटर जलने के बाद। बट ये देखते हो 6 लीटर का तेल भराते हो, और 1 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी का 6 लीटर खत्म हो जाता है। तो कंपनी तो फॉल्स क्लेम की ना। कंपनी ने 5 लीटर का क्लेम किया, तो आपको होना कितना रहा है? 6। तो वही बात हो गया, कितना एम्पियर करंट तुम दे रहे हो? 6 एम्पियर। और आ कितना रहा है? 5 एम्पियर। मतलब 1 एम्पियर कहीं ना कहीं जा रहा है। नहीं में उड़ गया। बोला आया ना? तो बोला एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे?
तो जितना तुम करंट ऐसा क्यों हो रहा है लॉजिकली समझना। आप तो इलेक्ट्रिक करते हो पानी के अंदर, केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, आयंस का माइग्रेशन होता है और आयंस चिपकता है जाके इलेक्ट्रोड से और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। सही बात है। सोचिए बीच में क्या हुआ होगा। आयन दूसरे के साथ अपने मोबिलिटी के दौरान किसी ना किसी दूसरे आयंस के साथ टकराए होंगे और जब कॉलिजन हुआ होगा तो आयंस के माइग्रेशन में दिक्कत आई होगी और जब आयन के माइग्रेशन में दिक्कत आती है उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आगे चल के इसलिए टॉपिक रेजिस्टेंस का आएगा, रेसिस्टिविटी का आएगा, कंडक्टेंस का आएगा, कंडक्टिविटी का आएगा, मोलर कंडक्टिविटी का आएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का आएगा। लॉजिक यही है कि भैया अपने सेल के अंदर भी सेल के अंदर भी रेजिस्टेंस नाम का फैक्टर होता है जो करंट के एक्चुअल डेटा को घटा देगा। आपने 6 एम्पीयर में का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मात्र 5 एम्पीयर आपके काम में आया, 1 एम्पीयर वेस्ट हो गया। समझ में आई बात है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो एक्चुअली बताओ कितना एम्पीयर है बोलो? 5 एम्पीयर। कितना इस्तेमाल किया? अगर आपसे एफिशिएंसी कोई पूछता है, क्या पूछता है बोलो? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है जितना करंट आपने यूज किया, जितना टोटल करंट था, उसको कैसे से मल्टीप्लाई कर दो 100%। आया समझ में? कितना करंट आपने यूज हुआ बोले आपके 5, गाड़ी की एफिशिएंसी कितनी है, इंजन की एफिशिएंसी कितनी है, तो ऑब्वियस सी बात है टोटल पेट्रोल कितना बना है, पेट्रोल एक्चुअली काम कितना आया। समझ में आई? बता 6 लीटर भरा है, 5 ही से ना चला मात्र, 1 लीटर तो हो गया, इंजन इंजन गर्म हो गया, वो खत्म हो गया उसमें। तो बताओ कितना हो गया, बताओ ये तो कैंसिल आउट करोगे क्या? कितने बार हो जाएगा बोलो? ये नहीं होगा, हो जाएगा क्या? 5 से 6 कैसे कैंसिल होगा यार? 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 50। इसको मत काटो फिर, तो कितना हो जाएगा 250/3%, लगभग 80-85% के अप्रॉक्स आ रहा है। समझ में आया कैसे हो? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो अप्लाई द फॉर्मूला n इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू आई टी बाय एफ। सारे बच्चे मुझे एक एक चीज बता देंगे पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n? स्मॉल n क्या है? स्मॉल n क्या है बोली? नंबर ऑफ मोल्स। स्मॉल nf क्या है? n फैक्टर। i क्या है? t क्या है? f क्या है? चलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेगा। A 5 ampere of current passes through a solution of हेलो हाँ हाँ बिल्कुल साक्षी लिखेगा। आप कितना लिखा है डेटा? passes through a solution of zinc sulfate through a solution of zinc sulfate passes through a solution of zinc sulfate through a solution of zinc sulfate ठीक है 5 ampere of current the solution of passes through a solution of zinc sulfate for 40 minutes for 40 minutes through a solution of zinc sulfate for 40 minutes. The amount of zinc deposited on cathode will be the amount of zinc deposited on cathode will be the amount of zinc deposited on cathode will be deposited on cathode will be deposited on cathode will be देखो यार जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है फिर से जिंक सल्फेट सॉल्यूशन को ब्रेक कीजिए आंसर मिलेगा बोलो जिंक सल्फेट बोलो यहाँ से Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो कितना फैरेड रिक्वायर्ड हो जाएगा और कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर हो रहे हैं बोलो 2 इलेक्ट्रॉन्स सही बात तो एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे आप हमको एन पता ही करना है ठीक है नंबर ऑफ मोल्स पता करना है ना एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2 करंट कितना दिया हुआ है हाँ 5 एम्पियर कितने मिनट के लिए हो जाएगा 96500 आ जाएगा ठीक है तो स्मॉल एन का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो इंटू 2 तो कितने बार में चला जाएगा ये 1 9 3 सही है ना भाई 1 9 और 3 ठीक है और कैंसिल होगा नहीं 2 से 2 बार में और चला जाएगा 6 दूनी 12 12 बटे क्या हो जाएगा 190 बोलो हाँ या ना आ गया नंबर ऑफ मोल्स आपसे मास निकालना है तो मास कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ भाई तो आपसे जिंक का है या जिंक सल्फेट का है अमाउंट ऑफ जिंक सल्फेट का है जिंक का है ना जिंक का है अच्छा जिंक का है तो ऐसे हो जाएगा ये नंबर ऑफ मोल्स है तो गिवन मास बाय मोलर मास जिंक का मास कितना होता है ये जिंक है जिंक का मास होता है लगभग 63.5 के अप्रोक्स 12/193 हो जाएगा तो मास बराबर क्या हो जाएगा 12/193 इंटू 63.5 अब इसको सॉल्व कर लो जो भी है आंसर आ जाएगा समझ में आया कैसे हुआ इज इट ओके तो करना क्या है आपको जल्दी बताएं n इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू आई टी बाई क्या हो जाएगा एफ एन फैक्टर की जगह क्या हो जाएगा 2
करंट की जगह कितना हो जाएगा 5, टी की जगह 40 इंटू 60 96500, एन का वैल्यू निकाले, गिवन मास बाय जिंक का मास 63.5 पुट करके इसमें निकाल लो। मेरे सभी को पानी नहीं, आई थिंक दिस वाज कॉल्ड एज अ फैराडेज लॉ। ये कौन सा लॉ होगा जल्दी बताओ, फर्स्ट लॉ लिखेंगे, सेकंड लॉ फैराडेज सेकंड लॉ लिखिए। लिखिएगा। देखो यार, वो यार बहुत ज्यादा कंटेनर है, ठीक ना, और कंटेनर इलेक्ट्रोलाइट्स के, ठीक है। संध्या कुछ प्रॉब्लम है क्या बेटा, खड़े हो जाओ थोड़ा सा, आप ही से पूछो, साथ देना, खड़े हो जाओ थोड़ा, क्या प्रॉब्लम है।
और आप अपने और मुस्कान के डिस्कशंस को एलाबोरेट करेंगी मेरे लिए? पता है प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की? बहुत जजमेंटल हो आप लोग। थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोगों को कहीं से कुछ भी पता चल जाती है, आप इंसान को बुरे तरीके से जज कर लेते हो। पता है मुझे आपके बारे में बहुत कुछ पता है। मालूम है आपको? सनौली घर है ना? नहीं बोलना चाहता। पता है आप लोग निजी चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं कहाँ से कुछ-कुछ उड़न तस्तरी वाली चीज़ें आ जाती हैं। आप कुछ भी पता कर लेते हो, सब के सब मिलके पता नहीं कौन-सी दुश्मनी है, क्या बिगाड़ा है मैंने किसका? इस तरीके का सार्कास्टिक फेस लेके बैठे रहते हैं क्लास के अंदर। कंटीन्यूअसली आप लोग कुछ ना कुछ लेके लग रहे हैं। अरे कोई इंसान के साथ हर दिन एक जैसा नहीं होता ना। अगर मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आपका काम तो नहीं रुक रहा ना। आप मज़ाक बना रहे हो। मुझे बहुत की बहुत इंटरनल न्यूज़ पता है। देखा है कभी उस पे बात करते हुए? थोड़ा तो समझिए यार, ऐसे नहीं होता है। आप लोग सब मिलके पता नहीं कौन-सी गॉसिप्स करते हो। आप ही एक क्लासमेट बोलते हैं कि ये सब बातें चलते रहती हैं। मुझे नहीं समझ में आता। मुझे जहाँ तक हो सके ना बैठ जाइए सॉरी, बैठ जाइए। आई एम सॉरी फॉर दैट आपको खड़ा किया। मैंने क्या बिगाड़ा है मुझे नहीं समझ में आता। आई एवर टेक्स्टेड यू, मैसेज्ड यू, कॉल्ड यू या किसी भी तरीके से। बट बातें क्या की जाती है कि सौरभ भैया का कैरेक्टर ऐसा है। क्योंकि आप लोगों को कुछ पता है ना, मतलब शायद पता चल गया हो कि उड़न सोर्सेस से, क्योंकि सीनियर जूनियर आपके भाई-बहन मेरे से पढ़े हैं। बट इस पढ़ने को ना प्रॉब्लम क्या है ना, सिक्के को एक पहलू से देखोगे ना बेटा तो वैसा ही नज़र आएगा हेड। मैं टेल की तरफ जाने की कोशिश नहीं करता ना तो कैसे पता चलेगा? मुझे यहाँ से पता है, देख के पता चल रहा है बच्चा किस कन्वर्सेशन में मज़े ले रहा है। बहुत इंटरनल बातें मुझे भी पता रहती है, बट मैं रिस्पेक्ट करता हूँ किसी की चीज़ को, कभी भी इलैबोरेट नहीं करता, ठीक है? लेकिन आप लोगों को लगता क्या है कि बस हम तो महान हैं, बस दुनिया ही जजमेंटल है, जज कर लो आके। अगर जज करना है इसके बेसिस पे करो, मना किया है, करो जज। तो 4 आपको चीज़ें क्या पता चल आप मेरे पे बोलने लगते हो, मतलब ऐसा लगता है कि आई एम रॉन्ग फॉर दैट। लगता है कि साला मैं गलत प्रोफ़ेशन में आ गया हूँ। मुझे पब्लिक प्रोफ़ेशन में नहीं रहना चाहिए था। बहुत फ़ील होता है कभी-कभी, रियली बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे सब कोई जज करने के लिए बैठा है एक इंसान को, किसी न किसी वे से। बिना सोचे, समझे, जाने, मैं आज तक हर कुछ देख के नज़रअंदाज किया हूँ लोगों की। इंटरनल से इंटरनल स्टोरीज़ आपकी बताई गई हैं, तो मुझे क्या मतलब होगा? बच्चे आए, पढ़े, चले गए, मुझे क्या दिक्कत है? कल के दिन मैंने देख भी लिया कुछ, मैंने कभी भी उस बेसिस पे किसी के भाई-बहन को आज तक जज नहीं किया है। इज़्ज़त दे रहा हूँ, यही मेरी गलती है। पता नहीं क्या इश्यूज़ है, आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता है? चाहते हो 1-2 की स्टोरी स्टार्ट करूँ अभी बोलना? बहुत तकलीफ हो जाएगा, बहुत। हमको पता भी नहीं है कि कैसे पता चल गया इस इंसान को। मैं नहीं होता जजमेंट ना, कैसे हो सकता है? हो सकता है कि मैं जिस नज़रिए से देख रहा हूँ, वो नज़रिया कंप्लीट ना हो। क्योंकि अगर किसी इंसान की गलती है,
अगर 2 लोगों की गलती है तो हो सकता है मैंने एक का पक्ष सुना हो, एक का पक्ष नहीं सुना है। तो बिना दूसरे का पक्ष सुने हुए इस इंसान को कैसे जज कर देते हो भाई? कुछ-कुछ छोटी-छोटी स्टोरीज़ मालूम हो गई, कहीं से कुछ चला हो गया, फ़ोन नंबर आ गया, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट आ गया है, भैया ये वो दिस दैट चालू। नहीं, एक जैसी नहीं होती लाइफ़, मुझे भी पता है। प्लीज़ बिफोर जजिंग किसी को, उसके बारे में जान लो ठीक से, फिर सोचो समझो। मुझे बहुत कुछ पता होता है बहुत के बारे में, कभी नहीं ज़िक्र किया मैंने लाइफ़ के अंदर कभी। मुझे मतलब ही नहीं होता है। और पता है मैं सच में बताता हूँ, मेरी सभ्यता को कमज़ोरी समझते हैं लोग। मैं बदतमीज़ी करना आता नहीं है। नहीं तो स्टबॉर्ननेस मेरे अंदर इतना है ना, कि हाँ, बहुत को अच्छे-अच्छे से पिलर से हिला सकता हूँ। लेकिन नहीं, यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आता, जन्म के बच्चा खड़ा लेता है, लेकिन 9 क्लास का मेमना, वो जजमेंट देगा। मेरे को आश्चर्य लगता है, भाई कर क्या रहा है? तूने मेरे को न्यूमेरिकल्स दिए, तेरे न्यूमेरिकल 3 मिनट से ढाई मिनट के अंदर हो जाते हैं मेरे से। आधे घंटे के अंदर 20-20 सवाल निकाल के दे देता हूँ। तेरे को जजमेंट नहीं करना आता उसमें कि मास्टर क्या पढ़ा रहे हैं? उसपे क्यों नहीं बात करता तू? क्या फालतू की बातें इधर-उधर लेके बैठा है? लिख देना कि 20 मिनट भैया इतना सवाल करके ले जाते हैं। अकेले 2 पेपर संभाल रहे हैं। बात नहीं किया जाता उसपे। फिजूल की पता नहीं कहाँ से कौन-कौन घटिया बनती आपका सोच है ऐसा। कंसिस्टेंटली पता नहीं कौन-सी बात नहीं और गॉसिप करेंगे अननेसेसरीली। ऐसा, वैसा, ये, वो, दिस, दैट कुछ भी। अरे ह्यूमन हो ना। एक टाइम के लिए मैं मान लेता हूँ। चलो एक बात बताता हूँ तुम्हें। ह्यूमन हूँ, मान लिया एक टाइम के लिए मेरे कहीं से कुछ हो और आपको पता चल गया। तो आपने क्या जज किया? है ऐसा, वैसा, दिस, दैट। फिर आपको कुछ और पता चल गया, फिर जज किया आपने। फिर आपको कुछ ऐसी स्टोरी पता चलेगी, ये लोग साथ थे फिर अलग है, फिर आपने जज किया। हमने किस बेसिस पे जज किया? अपने थॉट के बेसिस पे। या तो आप जज ना करो और अगर जज करने के लिए इतने ही बैठे हो शौक है, तो दोनों पहलू के किस्सों को बहुत अच्छे से सुन के तब जजमेंट लेना चाहिए या फिर जज ही मत करो। होप यू अंडरस्टैंड डूड। मुझे भी बहुत कुछ पता होता है बहुत के घर के बारे में, बाहर के बारे में भी। फिर मैं कभी जजमेंटल नहीं होता हूँ। हो सकता है उसकी कुछ कंडीशंस और हो, उसका टर्म्स कुछ और हो, उसके साथ समस्याएँ कुछ और चल रही हो जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं नहीं देख पा रहा। बेहतर है शांत रहना, बेहतर है ना क्रॉस करना, ना कॉन्स करना। बेहतर है पब्लिकली ऐसी बातों की गॉसिप करके मज़े नहीं लेना लोगों के। होप यू अंडरस्टैंड डूड। इस कारण से पता है ऐसा नहीं कि आपसे लगाव नहीं है, बहुत कदर है आपकी, बहुत इज़्ज़त है। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं आपसे बातें करूँगा थोड़ा हट के ये वो दिस दैट नहीं। पता है कुछ पास्ट एक्सपीरियंस से ना सहम-सा गया हूँ पूरे लाइफ़ में। ऐसा नहीं लगता है कि कल के दिन क्या लोग बोल बैठे मेरे बारे में? समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है? और भी लोग हैं, मेरे बारे में क्यों स्टोरीज़ बनती है फ़िज़ूल की? कि मेरा तो कुछ मतलब नहीं है भई। और अगर मतलब रहा भी ना, तो तालियाँ एक हाथ से कभी नहीं बजती। ज़रूर कोई ना कोई ताली हाने देने के लिए दूसरा हाथ आया है, तब वो साउंड हुआ है और साउंड आप तक के कान तक पहुँचा है। तुमने मेरा हाथ तो देखा है बट दूसरे के हाथ के बारे में आप जानने ही नहीं गए। अब जजमेंटल बन जाते हो। प्लीज़ डोंट डू दैट ना। मैं किसी को यहाँ पे ह्यूमिलिएट करने नहीं आया। ना मुझे किसी से दिखाना है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड ऐसा नहीं होता है। अब वे एक वे ऑफ स्टोरी समझते हो, दूसरे वे नहीं जानते। हमको किसी के घर के बारे में पता चलता है, किसी के बाहर के बारे में पता चलता है। सुना, निकाल दिया कान से। अगर पता भी तो है मेरे तक। एक इंसान बता दो जिसके आगे मैं बैठ के जाके गॉसिप किया हूँ ये चीज़ का। ये लड़की ऐसी है, वो लड़की ऐसी है। और अगर किसी के बारे में पता चला तो मैंने उसके गार्डियन से बात किया डायरेक्ट।
बीच में किसी को बिचौलिया नहीं रखा है। इसके बारे में वो बोल दिया, उस लड़का के बारे में वो बोल दिया, ऐसे बोल दिया, वैसे बोल नहीं, ये मेरा काम नहीं है। होप यू अंडरस्टैंड यार, समझा कीजिए चीज़ों को। मुझे डाँटना-फटकारना खुद नहीं पसंद है, मुझे मूड ऑफ करना नहीं पसंद है, मुझे भी ब अच्छा लगता है। शायद मुझे लगता है कि मैं अपने पर्सनैलिटी ट्रेट में हूँ ही नहीं जो मैं था, नहीं था मैं ऐसा। वक़्त के साथ एक्सपीरियंसेस मिलते गए, अपने आप को समेटना पड़ा, कंज़र्व करना पड़ा। कोशिश अगर हो भी रही है कि अंदर से कुछ मज़ाक करूँ, तो पता नहीं उस मज़ाक का मीनिंग क्या जा रहा है बाहर? ये पहले सवाल आता है। कोई इस दहलीज पे आता है, तो पता नहीं मुझे क्या दिक्कत है, नहीं मैंने कभी नहीं कुछ बोला किसी को। मेरे फ़ोन कॉल्स हैं, मेरे डिटेल्स हैं, अगर मैं शायद किसी को बोलता हूँ आओ, तो होंगे ना यार, कुछ ना कुछ तो इतिहास होगा, मैसेजेस होंगे, कॉल्स होंगे। एलिगेशंस का सारा नोक मेरे ऊपर आ जाता है और ये बातें घूम के यहाँ तक नहीं रुकती हैं। आप जो समझ रहे हैं यहाँ तक नहीं रहती हैं। ये बातें घूम फिर के कहीं न कहीं मेरे घर परिवार में चली जाती हैं। क्योंकि खगड़िया टाउन है ऐसा और यहाँ जानने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब लोग ऐसा जजमेंट दे देते हैं आपके बारे में कि जिसको सुधारने का आपको आप लाख कोशिश कर लो ना फिर सुधर नहीं सकता वो चीज़। आपको तो अंदर लगते रहता होगा ना कि यार मैंने तो नहीं किया, मेरा तो नहीं था। फिर भी सब कुछ आपके अगेंस्ट चल रहा होता है। लेकिन शायद आपके फेज़ में ऐसा ना आए, बट ये मैंने फेस किया है। आई हैव डू नथिंग विथ दोज़ थिंग्स, कुछ नहीं मतलब है। अगर शायद कोई अगर बैठा हो भगवान रियली में अगर एग्ज़िस्ट करते हैं, अगर देख रहे हैं, तो मैं नहीं था। मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। बट जजमेंट की पूरी किताब बनी हुई है मेरे बारे में कि मैं ऐसा हूँ। वाओ! लिखिएगा सेकंड लॉ। When same amount of electricity is passes through when same amount of electricity passes through two or more different solution pass through two or more different solution two or more different solution the weight of iron deposited at electrode 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 is directly proportional to electrochemical equivalent is directly proportional to electrochemical equivalent is directly proportional to electrochemical equivalent तो इसका मीनिंग क्या हुआ
मान के चलो 2 कंटेनर है, दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं। ये कंटेनर 1 है, ये कंटेनर 2 है। ठीक है? दोनों को मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन कर दिया, मतलब तार से जोड़ दिया। तो नॉर्मली सोचिए क्या होगा? ये होगा कि इससे जो करंट पास हो रहा है, वो इससे भी करंट पास होगा। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज। तो अगर इससे करंट जितना पास हो रहा है, उससे करंट भी उतना ही पास होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन। ऐसा मानो सेल सेल को आप सीरीज में ऐसे लगाए थे, बोलो हाँ या ना? प्लस माइनस, तो करंट दोनों से सेम पास हो रहा है। तो बोल रहा है कि इसके ऊपर जो आयन जमा होगा, आयन जमा होता है ना, जो भी वही तो वेट निकाल रहे थे हम। जो वेट ऑफ आयन जमा होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के, जेड के। ठीक ना? इसका जेड अलग होगा, इसका जेड अलग होगा, लेकिन इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो वेट जो जमा होगा इसका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स के। ठीक ना? अब यहाँ वेट है, जेड का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे कांस्टेंट, ये होता है ना? इक्विवेलेंट वेट बाय कौन सा कांस्टेंट? और फैराडे कांस्टेंट इज आल्सो अ कांस्टेंट। कांस्टेंट को फिर से हटा के प्रोपोर्शनलिटी लगा सकते हैं आप। तो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। बोला हाँ या ना? देखो बच्चा, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को ये कहा जाएगा आराम से। ठीक है? क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी को आप लगा सकते हो यहाँ पर, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो वेट जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इक्विवेलेंट वेट। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा कि, बोला हाँ या ना? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट। क्रॉस मल्टीप्लाई वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू कांस्टेंट के, हो जाएगा? वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या हो जाएगा के? ठीक है? इसमें वेट 1 था, इसमें वेट 2 हुआ। इसका इक्विवेलेंट वेट जो है 1 है, और इसका इक्विवेलेंट वेट क्या है जल्दी बताओ? 2 है। तो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट 1, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट 2 का रेशियो हमेशा सेम आएगा। वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट का रेशियो हमेशा क्या आएगा? सेम। ठीक है? मतलब इसमें जो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होगा, और इसमें वेट बाय जो इक्विवेलेंट वेट होगा, उसका रेशियो क्या आएगा? सेम। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर वेट बाय कौन सा फैक्टर? एन फैक्टर। और मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इज एन। इन्हीं दोनों का रेशियो निकलेगा, पीछे निकाला हुआ है। ये निकला है एन इंटू एन एफ। एन इंटू क्या निकला है? एन एफ। देख लेना आप पीछे पलट के। तो ये लिखेंगे एन वन इंटू एन एफ वन इज इक्वल टू एन टू इंटू एन एफ टू। नंबर इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर ऑफ फर्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर ऑफ सेकेंड का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। ये एक्चुअल है। तो चलो सारे बच्चे एक बार फिर से रिकॉर्ड कर लेते हैं। दो कंटेनर्स हैं, दोनों की सीरीज में जो है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी इससे पास हो रही है, वही इलेक्ट्रिसिटी इससे पास होगी। ठीक है? तो वेट यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, यहाँ भी वेट उतना डिपॉजिट हुआ। वेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? जेड के। जेड कौन सा है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। तो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे कांस्टेंट। कोई दिक्कत यहाँ से? तो इक्विवेलेंट वेट फैराडे कांस्टेंट को हटाओगे तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा देंगे। ठीक है? साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा इनटू इक्विवेलेंट वेट। ये बराबर वेट बाय इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। वेट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड का रेशियो हमेशा क्या है? और इसी को नीचे एन इंटू एन एफ कहते हैं। पीछे देख लेना, मैंने प्रूव करवाया उस लॉ के अंदर। इसी का डेटा एन इंटू एन एफ के बराबर है। मतलब वेट बाय इक्विवेलेंट वेट जो आता है, उसका ही प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? एन इंटू एन फैक्टर। तो एन इंटू एन फैक्टर ऑफ फर्स्ट, एन इंटू एन फैक्टर ऑफ सेकंड का प्रोडक्ट हमेशा सेम आएगा, डिफरेंट आएगा? सेम आएगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आया सबको समझ में? चलिए कर लीजिए को। इट वॉज द सेकेंड लॉ। पहला लॉ पर आया था, ये सेकेंड लॉ।
अब इन दोनों याद रखना, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट का रेशियो सेम आता है, या फिर n इंटू एन फैक्टर का रेशियो सेम आता है। चलिए मैंने दोनों को घेरा है, दोनों संदर्भ में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत सिंपल और ये समझ लीजिएगा सारे बच्चे। बताओ यहाँ पे मैंने कौन सा कॉम्बिनेशन किया हुआ है, दोनों में करंट सेम या डिफरेंट? करंट सेम है तो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, यहाँ पे जो वेट जमा हुआ भाई इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, इसका भी जो वेट जमा हुआ मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर का रेशियो हमेशा क्या आएगा। और इसी को फर्दर देखिएगा, पीछे डेरिवेशन करवाया है, एन इंटू एन फैक्टर इसी का वैल्यू आता है, तो एन इंटू एन एफ वन एन इंटू एन एफ टू का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। दैट इज कॉलेज कौन सा जल्दी बताइए, और आरडीएस कौन सा लॉ जल्दी बताइए, सेकेंड लॉ। कोई दिक्कत कोई आपत्ति, दिस वाज कॉलेज सेकेंड लॉ। एनसीईआरटी से पढ़े थे आप लोग ये लॉज, नहीं पढ़े थे? चलिए कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों को, ये तो हाँ बुक एमटीजी, वो क्या नाम है, कोई क्वेश्चन नहीं दिया था आपको? अभी से एक भी क्वेश्चन नहीं दिया इसमें, चैप्टर में क्वेश्चन ही नहीं दिया, ऐसा नहीं हो सकता, दिया होगा ना? हाँ, दिया था ना। नास्तिक क्वेश्चन में दिया था, नास्तिक क्वेश्चन में दिया था, दिया था, कहाँ से कहाँ तक, 41 तक दिया था। यानी क्वेश्चन नंबर 66 टू 66 टू 80, आंसर से लेके 80, ट्राई कर लीजिएगा इस पे, कोई दिक्कत, चलो बाय बाय।